साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डीप स्टेट, जिसको कि मैं प्रेत राज्य कहता हूं, इस पर मैं चर्चा के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। इन दिनों पार्लियामेंट इस डीप स्टेट वर्ड को लेकर बिल्कुल गर्म है। पक्ष विपक्ष दोनों इस डीप स्टेट के किरदारों के नाम, उसके संचालकों, इन सब बातों को लेकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। सवाल है कि ये डीप स्टेट है क्या। मेरी नजर में डीप स्टेट जो है, इसको मैंने एक हिंदी में नाम दिया है प्रेत राज्य। जैसे प्रेत राज्य के किरदार दिखते नहीं है, उसी तरह से इस डीप स्टेट के जो किरदार हैं, जो इसके संचालक हैं, जो इसके मोटिवेटर्स हैं, वो कहीं दिखते नहीं है। वो आपको ओपन में कभी काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि जॉर्ज सोरोस, जो इस समय सबसे चर्चा में है पूरी दुनिया में, खासकर भारत, बांग्लादेश, इन सब जगहों में, सोरोस इसके सक्रिय किरदार है। उन्होंने 2019 में ही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भारत में नरेंद्र मोदी के शासन को हटाने के लिए वो अरबों करोड़ों डॉलर बहाने के लिए तैयार थे। जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी समूहों को किस तरह से खाद पानी देता है, उसके कौन कौन से और ऑर्गन्स हैं, किन किन संस्थाओं के माध्यम से यह प्रेत राज्य चलता है, और प्रेत राज्य की उसकी कामना या उसका उद्देश्य क्या है। यह एक तरह से औपनिवेशिक आधिपत्य जो है, जिसको हम कॉलोनियल हेजिमोनी कहते हैं, उस कॉलोनियल हेजिमोनी को कायम रखने के लिए डीप स्टेट अपनी पूरी किसी देश की बाउंड्री में नहीं ये स्टेट पाया जाता है। पहली बात, ये खासकर अमेरिकन खुफिया एजेंसीज, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की फार्मा लॉबी, इंटरनेशनल फार्मा लॉबी, इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स, उसकी लॉबी, आर्म्स डीलर बड़े बड़े, ये सब उसमें से मिले जुले हैं। इनका हित सबसे ऊपर रहता है। इसमें कोई स्टेट उनके लिए निशाना नहीं होता। वह स्टेट जो अपने पैरों पे थोड़ा सा खड़ा होने को चाह रहा है या कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई नेता जो इंटरनेशनल मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी धमक जिसकी बढ़ती जा रही हो, जो धमक दिखा रहा हो, अपनी बात मनवा ले रहा हो, आप उस खांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रख सकते हैं, जो कि उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो जैसे उन्होंने कई मौकों पर अपना वो जेस्चर दिखाया भी है कि इंटरनेशनल प्रेशर में वो आए नहीं। जैसे भी यूक्रेन वॉर में आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का पूरा दबाव था कि रशिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाए, खासकर व्यापारिक संबंध। लेकिन बावजूद उसके मोदी ने न सिर्फ रूस से ऑयल डील की, बल्कि वही तेल वहां रूस से लाके फिर वापस यूरोप की तरफ भेजा। उससे रूस को काफी आर्थिक मदद भी पहुंची। तो डीप स्टेट के किरदारों के निशाने पर भारत है। ये पार्लियामेंट में इन दिनों बहुत बहस का मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल है कि उस डीप स्टेट को इंडिया में कौन संचालित कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि संसद में 2 दिन जो भी बवाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि इंडिया में डीप स्टेट को रन कराने के लिए, उसके सिनिस्टर डिजाइन को, उसकी जो उसका जो मकसद है, उस मकसद को कामयाब करने के लिए सोनिया गांधी जी का सीधा नाम लिया है। कांग्रेस के और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता और एक तरह से इस समय कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी, उनके इंडियन साथी बताए जाते हैं। भारत में उन डीप स्टेट के डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों पर सीधा आरोप लगा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। सवाल है कि सोनिया गांधी पर इस तरह से सीधा हमला, मेरे याद में तो पिछले 10 साल में ये सबसे बड़ा हमला है सोनिया गांधी पर। यदि वैयक्तिक रूप से देखें, निजी तौर पर सोनिया गांधी को इसमें राष्ट्र विरोधी तक कहा है भाजपा ने। राहुल गांधी को कहा है कि वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में वो खेल रहे हैं। तो सवाल है कि
इसके पीछे क्या भाजपा केवल मतलब ये संसद में भाषणबाजी है या फिर कोई प्रमाण भी है? मेरा मानना है कि जब तक कुछ हार्ड फैक्ट्स, कॉन्क्रीट फैक्ट्स सरकार के हाथ में, शासन के हाथ में नहीं है, तब तक इतना बड़ा आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि 2 दिन से संसद बेशक गर्म है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका न सिर्फ कोई डिनायल आया है, अभी तक कोई डिनायल नहीं आया है, न कोर्ट कचहरी कोई गया है कि भाई मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा या करूंगी कि मुझे राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। इसको लेकर कहीं से कोई डिनायल नहीं आया है, बस हल्ला मच रहा है। तो सवाल है कि क्या डीप स्टेट का इंटरेस्ट इंडिया में इतना है या फिर यह एक राजनीतिक जुमलेबाजी, और चूंकि मैंने जैसे बताया कि ये प्रेत राज्य है, इसका कोई जाना पहचाना किरदार नहीं है। जॉर्ज सोरोस को छोड़ दें, जैसे डोनाल्ड लू है, वो मर्फी है, फ्रांसिस्को बेंचेस्को है, 5-7 ऐसे, प्रोमिला जयपाल है। इन सब के माध्यम से डीप स्टेट रन करता है अभी जो इसके किरदार है, और इसको संरक्षण माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का संरक्षण काफी लंबे समय से चल रहा है। 90s के दशक में डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। ये युगांडा, फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब में, वियतनाम वार के बाद सबसे पहले ये चर्चा में आया था। इन सब स्टेट्स में तख्ता पलट में इस डीप स्टेट का माना गया है कि रोल है। रसिया के खिलाफ भी ये डीप स्टेट लगा रहता है। अब सवाल है कि भारत के खिलाफ ये डीप स्टेट क्यों काम कर रहा है इन दिनों? डीप स्टेट का एक ही लक्ष्य है कि औपनिवेशिक आधिपत्य के उस दौर को कंटिन्यूएशन में कोई कंट्री उसमें बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए। जैसे चाइना है और रूस और चीन 2 ऐसी शक्तियां हैं जो उस औपनिवेशिक आधिपत्य को समय समय पर उन्होंने चुनौतियां दी। कोल्ड वॉर के टाइम में रसिया ने दी, उसके बाद जब रसिया कमजोर हुआ तो चाइना काफी ताकतवर होकर उभर रहा है या उभर चुका है, वो चुनौती दे रहा है। तो भारत इसमें कहां आ गया? तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि पिछले 10 साल के शासनकाल में, खासकर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, जिस तरह से भारत ने एक आर्थिक मंच पर अपनी धमक बढ़ाई है पूरी दुनिया में, एक आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत उभर रहा है, एक मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी उभर रहे हैं, उभर चुके हैं। तमाम इंटरनेशनल मंचों पर नरेंद्र मोदी आज जिस धमक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतवासियों को निश्चित रूप से वो प्राउड फील होता है। लेकिन जो डीप स्टेट या उस औपनिवेशिक आधिपत्य के कर्ता धर्ता है, उनको ये फूटी आंखें नहीं सुहा रहे हैं मोदी। अब सवाल है कि इस मोदी के मजबूत तंत्र को और उभरते हुए भारत को किस तरह से रोका जाए। मैं 2-3 वाकया इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा। जैसे पहला आप ये ले सकते हैं कि कोविड का वैक्सीन देखिए, इस तरह से पहले कोविड वैक्सीन जैसे भारत में उस वैक्सीन के बनने की तैयारी हुई, तो उसको बदनाम करने के लिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न किस्म की अफवाहें, चर्चाएं फैलाई गई कि भारत का वैक्सीन जो है प्रभावी नहीं है, वो कहीं नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड और रूस इन सब के वैक्सीन के आगे कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि वह वैक्सीन न सिर्फ सबसे असरदायी साबित हुआ, और हिंदुस्तान ने बाहर के विदेश के कई देशों में उस वैक्सीन को भेजा और वहां कोरोना से लड़ने में सरकारों की मदद की। एक ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको इंटरनेशनल जेस्चर कहते हैं भारत का, वो बहुत दिनों बाद उस तरह से सामने आया कि भारत भी ये कर सकता है। वरना अब तक जितनी इस तरह की वायरस जनित बीमारियां थी, उनके वैक्सीन को बनाने में 70 से 20 साल तक भारत आने में उसको लग गए थे, और भारत ने चुनौती के साथ उसको 1.5 साल में, 1 से 1.25 साल के अंदर में तैयार करके न सिर्फ लोगों को लगाना शुरू किया, बल्कि अपने मित्र देशों को उसकी सप्लाई भी दी। ये इंटरनेशनल फार्मा लॉबी के लिए बहुत चौंकाने वाला क्षण था कि भारत भी इस तरह से अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है।
उसी तरह से आप देखिए कि इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, पिछले 10 साल की विकास यात्रा में भारत में क्या विकास हुआ नहीं हुआ वो तो अलग चर्चा का मुद्दा है, लेकिन आप देखिए कि 12वें नंबर से आज भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। मौजूदा सरकार का दावा है कि अगले 3 से 5 साल में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच जाएगा। ये विश्व मंच के लिए एक बहुत धमक और मतलब वो गट्स पैदा करने वाली बात है भारत के लिहाज से। डीप स्टेट को ये सारी चीजें नागवार गुजरती हैं। बांग्लादेश में पिछले 15 साल से शेख हसीना का शासन था। बांग्लादेश में भी डीप स्टेट का सारा ये किया धरा बता रहे हैं। तो कैसे 15 साल में शेख हसीना का अबाध शासन न सिर्फ चल रहा था, बल्कि बांग्लादेश का यदि कोई आर्थिक विकास दर पूरे एशिया में सर्वाधिक हो गई। रोजगार सृजन और शांति दोनों को समानांतर शेख हसीना ने वहां कायम करने में कामयाबी हासिल की। पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बनाए, खासकर भारत से जो कई विवादित विषय थे उसका समाधान कराया। भारत और बांग्लादेश का व्यापार काफी एक हद तक खुला, आवागमन बढ़ा और भारत की दखल बांग्लादेश के मामलों में, मतलब दखल नेगेटिव सेंस में इसको नहीं लेना चाहिए, बांग्लादेश की तरक्की में भारत को जो जो करना चाहिए था किया। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट भारत के जाके वहां उद्यम लगाए। बिजली सप्लाई आज बांग्लादेश को भारत की ओर से हो रही है। तो ये भारत का स्टेक जैसे जैसे बांग्लादेश में बढ़ता गया, तो उस डीप स्टेट, खासकर अमेरिका का वो जो एक खास विशेष हितधारक समूह है, जॉर्ज सोरोस उसका एक नाम है सिर्फ, उस जॉर्ज सोरोस के साथ तमाम लोग हैं जिसके मैंने कुछ नाम आपको अभी बताए भी पीछे। उनके कान इसलिए खड़े हुए कि बांग्लादेश का एक द्वीप जो सेंट मार्टिन था उसको अमेरिका चाहता था कि अपने कब्जे में लेने के लिए। उसके खिलाफ भारत, न सिर्फ भारत था बल्कि उधर चीन भी था, क्योंकि भारत के पास चीन से नजदीक एक अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा किसी भी सूरत में हमारे लिए भविष्य के आगे के लिए वो सही नहीं था। शेख हसीना ने उसके लिए बिल्कुल मना किया और तभी से शेख हसीना के इनकार के बाद से ही, और उसके थोड़े पहले से जब बांग्लादेश थोड़ी सी शांति की ओर बढ़ रहा था, आप देखिए उसी पाकिस्तान का हिस्सा था कभी बांग्लादेश, आज पाकिस्तान कहां है। और इस तख्ता पलट के पहले बांग्लादेश का हाल देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, तो काफी फर्क एक पैदा हो रहा था। और ये न सिर्फ डीप स्टेट बल्कि हमारे पड़ोसी शत्रु देश पाकिस्तान की नजर में भी खटक रहा था। इसलिए वहां जमीयत के रूप में जो एक वो कट्टरपंथी समूह है, उसको लगातार न सिर्फ पाकिस्तान की ओर से खाद पानी मिला, बल्कि अमेरिका के पूरे एस्टैब्लिशमेंट ने, आईएसआई ने खास करके और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जमीयत को 2019 से ही हवा देनी शुरू की। तख्ता पलट की तैयारी ये कोई आज की घटना नहीं है। आप मान के चलिए कम से कम डीप स्टेट या अमेरिकन वो इंटरेस्ट ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं, डीप स्टेट यदि नहीं कहना चाहे तो, वो इंटरेस्ट ग्रुप पिछले 5 साल से बांग्लादेश में हावी था। उनको भड़काने का काम, स्टूडेंट छात्रों में असंतोष का एक मुलम्मा उसको पहनाया गया। आज छात्र कहां है बांग्लादेश में? आज ढाका विश्वविद्यालय के छात्र रो रहे हैं। अभी पिछले दिनों की एक रिपोर्ट आई है कि वहां के स्टूडेंट्स हक्के बक्के हैं कि ये हमने इस काम के लिए विद्रोह किया, किस सत्ता को हमने उखाड़ फेंका। जिस मोहम्मद यूनुस को, जो कि पपेट है मेरा मानना है, वो उस डीप स्टेट, उस प्रेत राज्य का वो कठपुतली है मोहम्मद यूनुस, उसको देखिए कि वो डिफॉल्टर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में उस पर मुकदमे हैं। वहां ग्रामीण बैंक का मुखिया रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया और भाग गए विदेश। उन पर यहां मुकदमा भी चला। वो जाके निर्वासित एक तरह से जिंदगी जी रहे थे। उनको हिलेरी क्लिंटन का जो फाउंडेशन है, ओबामा, ये सब इनके मेंटोर बने। इन सब ने इनको मिलकर एक नोबेल पीस प्राइज का किरदार ये असली है। इन्होंने ग्रामीण बैंक के माध्यम से ये कहा गया कि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक प्रगति की एक नई रूपरेखा तैयार की। ये एक मुलम्मा चढ़ाया गया उनके गलत कार्यों को, जो कि भ्रष्टाचार था। वो
आज सबके सामने है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक में रहते हुए मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या कारनामे किए, आज ये आप इस वीडियो या किसी एक किताब की बात नहीं है, पूरी सब कुछ खुला है। उसको उस बंदे को नोबेल प्राइज दिला गया शांति का, शांति पीस नोबेल पीस मिला हो। और अब जबकि अंतरिम सरकार वहां बनी तख्ता पलट के बाद, तो उन कट्टरपंथी विद्रोहियों के लिए कोई नेता तो था नहीं, तो उस मोहम्मद यूनुस को उस निर्वासित जिंदगी से अचानक बाहर से बांग्लादेश लाया गया। जिन समूहों ने इस पूरे तख्ता पलट की कहानी को अंजाम दिया, उन सबको धीरे धीरे उन सब पर मुकदमे हटाए गए, वहां सारे मुकदमे हटाए गए, वहां लोगों को रिहा किया गया। तो इस तरह से एक जो बांग्लादेश में शांति व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि का माहौल था, वो उस डीप स्टेट की नजरों में न सिर्फ खटक रहा था, बल्कि वहां भारत से उसकी दोस्ती भी खटक रही थी। और उस वजह से डीप स्टेट ने आपने देखा होगा कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो यहां भी कुछ आवाजें उठी कि यहां भी ऐसा हो सकता है। मैं उन स्वनामधन्य राजनेताओं और विश्लेषकों से पूछना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर कहा कि बांग्लादेश जैसी म्यूटिनी या ऐसा तख्ता पलट या भारत में संभव है? क्या यहाँ की फौज उतनी अनुशासनहीन है? आपने कभी भारत के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है मेरे ख्याल से राजनीतिक मंच पर। खैर, वो राजनीति थी, उन्होंने कह दिया कि यहां भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत में भी ऐसा प्रयास चल रहा है। ये किसान आंदोलन, ये पहले से ही है। आए दिन जिस बिल को जो कि नेशनल लेवल पे जिसका इंपैक्ट आने जा रहा है, आप देखिए कि उसका प्रॉस एंड कॉन्स जाने बिना किस तरह से विरोध का स्वर खड़ा होता है अचानक से। अभी ताजा मुद्दा अडानी का है। चलिए, एलन मस्क वहां का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिलियनरीज है, विश्व के धनवानों की सूची में उनका नाम चमक रहा है। आज वो वहां मंत्री पद पर विराजमान है। आप जरा सोच के देखिए कि यहां यदि नरेंद्र मोदी अंबानी अदानी को मिनिस्ट्री सौंप दे कोई, तो मुझे तो लगता है देश में लोग आग लगा देंगे। अमेरिका वो काम कर रहा है, अदानी को क्यों विरोध करना है? राहुल गांधी की कौन सी भैंस खोल ली है? आपने देखा होगा पिछले 3 पार्लियामेंट सेशन से, जैसे सेशन शुरू होना होता है, अडानी की एक रिपोर्ट वहां से, या तो हिंडनबर्ग जो कि उसी जॉर्ज सोरेस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसका है, उसी की वित्त पोषित एक तरह से संस्था है। अमेरिका में हिंडनबर्ग कोई रिपोर्ट नहीं जारी कर सकता, अमेरिका में बैंड है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, अपनी गलत रिपोर्ट्स के लिए अमेरिका में वो संस्था बैंड है, लेकिन उसी संस्था की रिपोर्ट पर भारत की संसद ठप हो जाती है। राहुल गांधी उसकी रिपोर्ट को लहराते हैं। आपने देखा होगा कि कैसी ये सुसंगति है कि जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होना होता है, हिंडनबर्ग या तो रिपोर्ट एक पेश कर देगा कि अडानी ने ये चोरी कर ली। अभी पिछले दिनों अभी अमेरिका के मतलब डीएसपी और दरोगा लेवल के पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर अदालत ने एक टिप्पणी कर दी अदानी पर, वह संसद ठप हो गया। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए सुल्तानपुर और किसी गोंडा की अदालत में किसी पर मुकदमा यदि मान लीजिए दर्ज हो जाए गबन का, तो उसको लेके पूरा अमेरिका ठप हो सकता है क्या? आप यही हुआ है। एक छोटी सी अदालत में एक अदानी पर आरोप लगाया गया है, उसको लेके आप देखिए यहां कितना बवाल है। तो क्यों? इसलिए कि अडानी जो है एक नया किरदार पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम पर, आर्थिक मंच पर अडानी दुनिया का नया किरदार उभर रहा है। आप अडानी को भूल जाइए, अडानी पोर्ट बना रहा है, वो तो आप विपक्ष के नेताओं के आरोप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि दमाद वो है ही सरकार के, सारा काम अब अडानी के ही भरोसे होना है। भाई व्हाई नॉट अडानी? यदि अडानी देश की अर्थ संपदा को, उसके नाम को, उसके फैम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाके वहां धमक पैदा कर रहा है भारत की। 90% सोलर एंड ग्रीन एनर्जी का स्टेक है इस समय चीन के पास। उसी सोलर और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अडानी ने दखल देने का प्रयास किया है। तो मैं क्या यह मानूं कि चीन के इशारे पर आप हल्ला कर रहे हैं? ग्रीन एनर्जी का जो जिस मामले में अडानी पर अभी आरोप है अमेरिका में,
उस ग्रीन एनर्जी का सबसे ज्यादा स्टेक 80% चाइना डील करता है उसका आधिपत्य नहीं टूटे, इसलिए किसके माध्यम से घेरा जाएगा? तो अमेरिकन अदालत पे जो आरोप लगाने वाले जो जज साहब है, वो जज साहब कौन है? जज साहब का डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या संबंध है? डेमोक्रेटिक पार्टी के, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उनके मित्र हैं, वो मित्र जॉर्ज सोरोस के बेटे का पार्टनर है। तो देखिए, लिंक जोड़ने को तो कहीं से भी जोड़ सकते हैं। मेरा कहना यह है कि अडानी हो और राफेल का, मैं राफेल का भी इसमें थोड़ा प्रासंगिक होगा। राफेल की डील कौन? लॉकहीड मार्टिन, जो अमेरिका की जायंट मतलब आर्म्स डील करने की, हवाई जहाज बनाने वाली, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, वो चाह रही थी, उसको हमने नहीं दिया, हमने राफेल से सौदा कर लिया। तो अब राफेल में घोटाला हो गया जी। वही उसी डीप स्टेट के माध्यम से ये बातें, अफवाह फैलाई गई। उसमें मैंने पहले जिससे कहा कि इस डीप स्टेट के स्टेक होल्डर आर्म्स डीलर भी हैं, ड्रग डीलर्स भी हैं, फार्मा लॉबी है। तो राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने कैसा तमाचा मारा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई किकबैक नहीं लिया है। तो ये जो प्रेत राज्य जिसकी मैं बात अभी करने यहां आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, इस प्रेत राज्य का आखिर में सवाल है कि मकसद क्या है? प्रेत राज्य के किरदार कौन कौन है? इसको भारतीय जनता पार्टी के सीधे आरोपों से आप दूर भी हट जाए तो कोई, मैं ये नहीं मानता हूं कि जॉर्ज सोरोस या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, अभी कश्मीर पर जो संस्था है उस संस्था की को चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं। संदर्भ में आप दो एक घटनाक्रम और जोड़ सकते हैं। किसान आंदोलन है, मणिपुर में हिंसा है। मणिपुर हिंसा को आप गौर से देखिए कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां या प्रशासन की ओर से शांति बहाली करने का प्रयास किया जाता है या शांति बहाली जैसा वहां माहौल बनता है, शांति का माहौल बनते ही अशांति पैदा होती है नई सिरे से। कौन करा रहा है? उनको पैसा, फंडिंग, हथियार, सब अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। उनको हथियार कहां से मिल रहा है? एक इंटरनेशनल ड्रग जो एक नेटवर्क है, सर्किट है, क्या उसको उसकी फंडिंग से मणिपुर हिंसा चल रही है? किसान आंदोलन में पंजाब और अब तो हरियाणा के किसानों ने भी अलविदा कह दिया उन्हें। तो क्या पंजाब के वो 150 डल्लेवाल जैसे किसान, राकेश टिकैत जैसे ये अकिसान नेता जिन्होंने कभी जिंदगी में किसानी की नहीं है, ये सब जो किसानों के पैरोकार बने हुए हैं, जिस एमएसपी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर ये पिछले 2 साल से अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब फंडिंग कहां से चल रही है? इतना बड़ा आंदोलन कौन संचालित कर रहा है? कौन 2 करोड़ के ट्रैक्टर और 3 करोड़ की मर्सिडीज में कौन सा किसान, इसको ये सब पैसा कहां से मिल रहा है? प्रश्न बहुत सारे गहराते हैं, बहुत सारे उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब कोई किन्हीं के पास है नहीं। इसलिए जो प्रेत राज्य की छाया है, जिसकी मैंने शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि भारत पर वह साया गहराता जा रहा है, उस प्रेत राज्य के साये को अभी जैसे पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक इशारा किया था जब महाराष्ट्र चुनाव के बाद उन्होंने भाजपा मुख्यालय में संबोधन किया, तो उसमें कहीं ना कहीं उस जॉर्ज सोरोस के इस पूरे उपक्रम को, प्रेत राज्य के इस पूरे उपक्रम को उखाड़ फेंकने या उससे मुकाबला करने की उन्होंने एक तरह से प्रतिबद्धता दिखाई थी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं। माना जाता है मोटे तौर पर कि वो जो प्रेत राज्य है, डीप स्टेट है, डीप स्टेट के वो दुश्मन है डोनाल्ड ट्रंप। खुद डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला हुआ है चुनाव प्रचार के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जीतने के बाद ये कहा, एक इशारा भी दिया है कि हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, किस तरह खालिस्तानियों को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। बिना किसी सबूत के भारत पर खुला आरोप लगाना, उसको बाइडेन प्रशासन की मौन सहमति, ये सब
कहीं ना कहीं एक तार आपस में जुड़ते नजर आते हैं। रिहाना है, ग्रेटा थनबर्ग है, प्रोमिला जयपाल है, सुमोना गुहा है, इस जस्टिन ट्रूडो है, रोनाल्ड लू है, ये सब जॉर्ज सोरोस के उस प्रेत राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं। बाइडन रिटायर हो रहे हैं, बाइडन रिटायर हो जाएंगे, ओबामा, हिलरी क्लिंटन सक्रिय है। इस प्रेत राज्य के कितने किरदार हैं, अभी ये 10-15 नाम पर ही मत रुकिए। इसके इंटरेस्ट क्या क्या है, इनके हित क्या क्या है, भारत इनके कैसे निशाने पर है। इस भारत पर जो निशाना है या जो डीप स्टेट की सक्रियता इन दिनों दिखती है, ये क्या 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप कमान संभाल लेंगे अमेरिकी प्रशासन के, उसके बाद भी क्या इसी तरह से इनके सिनिस्टर डिजाइन्स, ये विध्वंस और तोड़फोड़ की गतिविधियां, अनरेस्ट पैदा करना, कहीं अशांति पैदा करना, किसी बात को लेकर किसी देश में उकसावा, ये सब क्या, ये गतिविधियां क्या बाद में भी जारी रहेंगी, देखना होगा। हमें डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लेने देते हैं पहले, उसके बाद अमेरिकन, खासकर अमेरिकन इंटरेस्ट ग्रुप कितना सक्रिय रह पाता है, यह भी देखना होगा। उधर आखिर में मैं भारत की बात करता हूं। भारत को बेशक डीप स्टेट या प्रेत राज्य अभी एक आभासी चीज है, कुछ उसके सबूत यदि छोड़ दें तो सवाल यह है कि क्या प्रेत राज्य की छाया से भारत बाहर निकल पाएगा मजबूती से? क्या नरेंद्र मोदी का शासनकाल जो आखिरी में अभी इसके 5 साल वाला ये तीसरा शासनकाल शुरू हुआ है, इसमें प्रेत राज्य की गतिविधियां बढ़ेंगी, इनसे मुकाबला बढ़ेगा, विपक्ष का शोर बढ़ेगा, अभी कई सारे बिल आने हैं, उनको लेके क्या अनरेस्ट पैदा करने की कोशिशें होंगी, ये सब, इन सब पर नजर रखने की जरूरत है। मैं अपने दर्शकों से, साथियों से, सभी आप सबसे भी ये अनुरोध करूंगा कि अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।